आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों से जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपना स्टार्टअप, अपनी कंपनीज बना रहे हैं। बहुत बार एक क्वेश्चन होता है, अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हो तो आपने भी देखा होगा, लोग बोलते हैं कि कोई मैनेज सर्विस मत यूज करो, खुद का VPS खरीद लो। $5 का डिजिटल ओशन का आ जाता है, हर्ट्सनर है एक पॉपुलर प्लेयर, या अपना खुद सेटअप करो सारी चीजें। क्या इसमें चैलेंजेस होते हैं, क्यों आपको ये करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में बात करते हैं अबाउट दैट। ये वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए है जो प्रोडक्ट बेस्ड माइंडसेट से या अपना खुद का कुछ टेक साइड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं। बट इन जनरल अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो भी ऑफ कोर्स आप देख तो सकते ही हो वीडियो। हाय, माय नेम इज मेहुल एंड मैं फाउंडर हूं कोडडैम एंड फर्मियन का। तो एक प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करता है कोडिंग सीखने में, दूसरा प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करता है अपनी कोडिंग एकेडमी बनाने में। दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे स्केल पर चलते हैं, अच्छे स्केल पर ऑपरेट होते हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा सकता हूं कि क्या हमने सीखा है उनसे, कि डेडिकेटेड इंस्टेंस के क्या फायदे नुकसान है, मैनेज सर्विसेज के क्या फायदे नुकसान है। जैसे जब आप फर्मियन जैसी ऐप पे जाओ तो आप खुद का जब LMS बना रहे हो, खुद की एकेडमी बना रहे हो जिसे हम आपको मैनेज सर्विस देते हैं, तो क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, चलो बात करते हैं। तो देखो यार, बड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिक से यहाँ पर चीजें थोड़ी सी समझाना चाहूंगा। यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। ये एक गोले से स्टार्ट करते हैं। गोला क्या है? ये अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑफकोर्स मैं वो मैप नहीं बना रहा कि कहाँ पर क्या है, बट आप मान लो कि ये वाली जो साइड है ये एशिया है, इंडिया है, और ये वाली जो साइड है ये US है, US ईस्ट 1 2, और यहाँ पर यूरोप वगैरह है, ठीक है। तो अब ट्रेडिशनली क्या होता है? ट्रेडिशनली ये होता है कि आपके पास क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप खुद का सर्वर खरीदो, खुद का ही सर्वर खरीदो। मतलब ये आपका ओन मशीन है। जैसे अगर आप इंडिया में हो तो यहाँ पर एक आपने सर्वर खरीदा, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है। ये जो सर्वर है, अब इसको क्या करना है आपको? पहले तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहले तो आप एक सर्वर खरीदोगे, फिर एक सर्वर रैक जो भी है जहां पर भी आप इसको इंस्टॉल कराओगे, उसके बाद एक आप ISP के साथ डेडिकेटेड कनेक्शन लोगे या फिर लीज लाइन लोगे, ठीक है, बिकॉज आपको इंटरनेट चाहिए कंटिन्यूसली। देन आप पावर का अरेंजमेंट करोगे, ठीक है। देन आप स्टोरेज बैकअप, SSDs एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब है तो बेसिकली यही। एंड देन फाइनली आपको सिक्योरिटी भी करनी है कि आपके कोई सर्वर रैक को बाहर से पत्थर ना मारे और आपकी वेबसाइट डाउन ना हो जाए, है ना। तो ये जो चीज है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इन नेचर, बिकॉज इसमें हर एक में बहुत पार्ट्स हैं। अब ये सर्वर अगर खराब हो गया, ये SSD खराब हो गई, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग खुद के सर्वर नहीं खरीदते। बहुत कम लोग होते हैं जो खरीदते हैं ना, अगर वो खरीदते भी है तो उस पर बिजनेस वर्कलोड नहीं चलता अनलेस आप बहुत बड़े प्लेयर ना हो, है ना, इन दी मार्केट। तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं एक सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ये सेम चीज करो, बट ये जो सर्वर है ये आपका नहीं है, ये सर्वर है AWS का, ठीक है। तो मैं इसको EC2 बोल देता हूं। अब AWS जैसे प्रोवाइडर्स के साथ क्या फायदा है कि आप इसको कहीं पर भी लॉन्च कर सकते हो। आप इसको US में भी कर सकते हो, आप इसको इंडिया में भी कर सकते हो, आप इसको यूरोप में भी कर सकते हो, आप इसको साउथ अमेरिका में भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो जहां पर भी उनके डेटा सेंटर्स है। तो उन्होंने क्या करा हुआ है? उन्होंने यही चीज करी हुई है जो आपको मैंने फर्स्ट स्टेप में बोली, बट उन्होंने आपको एक API लेवल एक्सेस दे दिया हार्डवेयर का, कि अब हार्डवेयर अगर आपको एलोकेट करना है अपने काम के लिए, तो आप उनका कंसोल में जाके एक बटन दबाओ और EC2 इंस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। एज्यूमिंग, यहां पर एज्यूम करते हैं कि ये EC2 इंस्टेंस US ईस्ट 1 में है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि आपने सर्वर एलोकेट करा फ्रॉम वेब एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं आपको करना। अब आप सीधा SSH कर सकते हो एंड अपना काम कर सकते हो इस सर्वर पे। आपको कोई हार्ड डिस्क खरीद के इंस्टॉल नहीं करनी। बहुत सारी ये तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक देते भी हैं, तो वो इंस्टॉल्ड होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एंड देन आप क्रिएट मोर और डिस्ट्रॉय मोर एज नीडेड, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो ऑफ कोर्स। देन एक और तीसरा तरीका है जो है हर्ट्सनर स्टाइल, ठीक है। अब हर्ट्सनर स्टाइल क्या है? हर्ट्सनर स्टाइल है कि आपने सर्वर तो खरीदा, बट ये सर्वर थोड़ा बीच का है, ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है, ठीक है, इन दोनों के बीच का मिक्स है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सर्वर है दिस इज बेयर मेटल सर्वर, ठीक है। बेयर मेटल सर्वर का क्या मतलब है कि ये एक्चुअल सर्वर आपको SSH एक्सेस डायरेक्ट पूरे सर्वर का मिल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपके पास दोनों ऑप्शन है। आपके पास बेयर मेटल भी ऑप्शन है, आपके पास एक वर्चुअल सर्वर का भी ऑप्शन है जिसमें आप छोटा इंस्टेंस भी ले सकते हो, जैसे 1 GB RAM, 1 कोर CPU। आप खुद सोचो, जब AWS ने डेटा सेंटर अपना बनाया इतनी सारी जगहों पे, तो उसने एक एक कोर के CPUs तो लगाए नहीं, है ना। उन्होंने तो बहुत सारे कोर्स के CPU लगाए, बहुत सारी RAM लगाई, सारी चीजें इंस्टॉल करी, लेकिन बहुत सारे लोगों का वर्क यूज ही उतना है कि भाई हमें तो $5 का इंस्टेंस चाहिए, कि हमें एक कोर ही चाहिए, इतनी RAM ही चाहिए, दैट्स इट। तो AWS क्या करता है? आपको एलोकेट सिर्फ उतना करता है आउट ऑफ फुल कंप्यूटर। लेकिन यहां पर जैसे हर्ट्सनर का आपने कोई डेडिकेटेड सर्वर खरीदा, तो आपके पास फुल सर्वर का एक्सेस है वो, तो यहां पर प्राइसिंग भी थोड़ी सी
प्राइसिंग मतलब कम ही होती है रिलेटिवली, बट प्राइस आपको बड़े इंस्टेंस का देना पड़ रहा है। आप ऐसे 1 vCPU टाइप नहीं खरीद सकते हॉटस्टार पे। बट यहाँ पर फायदा क्या है, यहाँ पर प्राइस वेरी लो। फायदे नुकसान पे हम आते हैं, बट आपको मैं एक बस तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज और है कि नॉट एज फ्लेक्सिबल एज AWS या फिर GCP या कुछ भी, बिकॉज यहाँ पर आप उतनी तेजी से अपस्केल डाउनस्केल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है, इनके डेटा सेंटर्स भी कम होते हैं, ये सर्विसेज स्लाइटली लेस मैनेज्ड भी हैं बिकॉज बेयर मेटल सर्वर है। तो अगर कभी कुछ हुआ, कुछ भी अगर इंस्टेंस क्रैश हुई, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 सेकंड में दूसरी इंस्टेंस बना लोगे, और मतलब बना सकते हो अगर आपके पास प्रोविजन पड़ी है। बट ये थोड़ा सा इस राउट और इस राउट का एक मिडल का रास्ता है, ठीक है, मिडल में अगर आपको कुछ चाहिए। एंड देन फाइनली एक चौथी चीज के बारे में भी मैं बात करूंगा, एक चौथा मॉडल जो होता है, जिसका एक सबसे बड़ी एग्जांपल है क्लाउडफ्लेयर, है ना। तो वो क्या है, एक मैनेज सर्विस है, उसमें है वर्कर, ठीक है, वर्कर यहाँ है, वर्कर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, दुनिया में फैले हुए हैं, ठीक है। अब वर्कर जैसी सर्विस में क्या हो रहा है, वर्कर जैसी सर्विस में क्या हो रहा है कि प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह है ये अर्थ पे, मतलब जितने भी डेटा सेंटर्स हैं क्लाउडफ्लेयर के, एंड आपका कोड इमीडिएटली लाइक अवेलेबल हो सकता है हर वर्कर में, हर जगह पर। बट इसमें ड्रॉबैक्स यही है कि कोड रिस्ट्रिक्शंस हैं, साइज एंड एनवायरनमेंट। जैसे मतलब क्लाउडफ्लेयर वर्कर तो जैसे देखो सिर्फ उसके लिए ही है, जावास्क्रिप्ट के लिए ही है, बाकी चीजें चलती हैं बट वाया वैसम चलती हैं, और वो और स्लो चलती हैं कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट एंड नेटिव एनवायरनमेंट। इसमें अलग ही ड्रॉबैक्स हैं, बट इसमें देखो रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब आप मेरे से पूछो, ये जो 3 मॉडल्स हैं, इसमें देखो आपका मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 एंड मॉडल 4, इन 4 मॉडल्स में अब इसके साथ एक लैम्डा भी है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट ये वाला जो मॉडल है, इसको आप मान लो कि ये मैनेज सर्विस का ही एक सॉर्ट ऑफ एक मॉडल है। तो यहां पर अब क्या हो रहा है कि यहां पर 3 मॉडल्स में आपके खुद के सर्वर्स है, मोर और लेस, है ना। यहां पर अब बात करते हैं कि ये जो 3 मॉडल है, ये 3 जो मॉडल्स हैं और ये एक जो मॉडल है, इनमें मेजर फर्क क्या है एंड आपको कब क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहला मेजर फर्क तो ये है, अगर आपने खुद के सर्वर्स खरीदे हुए हैं तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, ठीक है। सपोज आपको मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं। हमने जैसे फर्मियन, मैंने आपको बताया ना, फर्मियन ऐप है, फर्मियन से आप अपना खुद का स्कूल, अपना LMS टाइप बना सकते हो। तो ये फर्मियन जो है, ये इस मॉडल पे चलता है अभी के लिए, ठीक है। ये क्लाउडफ्लेयर नहीं है एग्जैक्टली, बट मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मैनेज सर्विस है। एज्यूम करो कि ये जो फर्मियन वेबसाइट है, ये इस मॉडल पे होती है, किसी भी एक मॉडल पे, सर्वर पे या किसी भी चीज पे। तो अब सबसे पहली चीज, अगर मैंने एक ही EC2 इंस्टेंस बनाया हुआ है, तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, ठीक है। अगर मैं वो EC2 इंस्टेंस बाय चांस खराब हो गया, उसका अंडरलाइंग हार्डवेयर कुछ खराब हो गया, या उसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई, या नेटवर्क चला गया उस रीजन में, या पावर चली गई उस रीजन में, तो ये वेबसाइट डाउन हो जाएगी, ये वेबसाइट चलेगी ही नहीं। सेकेंड इज लेटेंसी, ठीक है। लेटेंसी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आप नो मैटर आप जहां पर भी सर्वर रखो, अगर आपका प्रोडक्ट ग्लोबल है तो किसी ना किसी को टाइम लगेगा ही। बिकॉज आप यहाँ पर फर्मियन में देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर नेटवर्क टैब खोल के दिखाऊं, रिफ्रेश करूं डॉक्स में जाके, यहाँ पर देखो ये 149 मिलीसेकंड्स में रिस्पॉन्स आया, 100 मिलीसेकंड, 72, 50, तो ये मतलब सब 50 to 100 मिलीसेकंड्स में एक रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, जब भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये चीज पॉसिबल नहीं होगी अगर आपका सर्वर दूर है, काफी सारे कंस्ट्रेंट्स की वजह से। बिकॉज देखो, एक तो उसको इंटरनेट ट्रैवर्स करना पड़ रहा है पूरा। अगर आपका इंडिया में सर्वर है सपोज, एंड यूजर कोई US ईस्ट में है, यूजर यहाँ पर है, उसने यहाँ से रिक्वेस्ट करा कि भाई मेरे को चाहिए कुछ डेटा सर्वर से, है ना। तो ये जो राउंड ट्रिप है, ये राउंड ट्रिप वाया इंटरनेट होके जा रहा है। तो अब आपका कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट हो रहा है, वहां पर कितना कंजेशन है, क्या नहीं है, तो उससे लेटेंसी बढ़ जाती है रिस्पॉन्स में, इवन तो आपका सर्वर बेस्ट हो। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो है WAF, मतलब कि एक एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज हैं, AWS में भी है, सब प्लेटफॉर्म्स में जो ये WAF प्रोवाइड करते हैं, बट रॉ कंप्यूट पे बाय डिफॉल्ट कोई WAF नहीं देता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने सपोज ये सर्वर इंडिया में जैसे मैंने खरीदा, अब इस सर्वर का एक IP एड्रेस है ना। अब इसको कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसको अगर किसी को डॉस करना है, DDoS करना है, कुछ भी करना है, तो वो यूजर इस सर्वर को कर सकता है। इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि ऑफ कोर्स आपकी सर्विस डाउन चली जाएगी, है ना। अगर किसी अटैकर ने या स्क्रिप्ट किडी ने सपोज कुछ फेच कॉल लगा के छोड़ दिया, तो आपकी यहाँ पर रिक्वेस्ट आती रहेंगी, आपका सर्वर बिजी रहेगा इसको रिस्पॉन्ड करने में, ये चीज बैठ जाएगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि मेहुल इसके तो काफी सारे फिक्सेस मेरे को पता है ऑलरेडी, तो उन फिक्सेस पे भी थोड़ा सा बात करते हैं। इसका फिक्स 1 है कि आप एक सर्वर पूल मेंटेन रखो, है ना, कि यहाँ पर एक सर्वर की जगह 3-4 सर्वर्स हैं, एंड देन एक लोड बैलेंसर फॉर एग्जांपल उसके ऊपर लगा हुआ है, एंड वो चीज आपको हैंडल कर रही है, सर्वर पूल प्लस लोड बैलेंसर, ठीक है। अब रिमेंबर, यहां पर मेरा पॉइंट ये है, जो ये वाले सर्वर्स है, इसमें मैं कोई मैनेज्ड चीज नहीं लाना चाह रहा। तो ये जो लोड बैलेंसर है,
आई एम अज्यूमिंग कि ये लोड बैलेंसर भी आपका ही है। तो ये लोड बैलेंसर का आर्किटेक्चर कैसा दिखेगा? ये लोड बैलेंसर ऐसा दिखेगा थोड़ा सा कि यहाँ पर आपका लोड बैलेंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से सपोज 3 EC2s बिठा रखे हैं, EC2 1, ठीक है, EC2 2 और EC2 3। तो अब ये लोड बैलेंसर आपका एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर दोबारा बन गया। ग्रांटेड दैट कि अब ये मैक्सिमम काम जो है ये EC2s कर रहे हैं, बट स्टिल बस आपने इसका वो बढ़ा दिया। अब ये लोड बैलेंसर अगर फेल हो गया तो भी आपकी वेबसाइट डाउन चली गई, या फिर अगर इस पे डॉस हो गया या DDoS हो गया तो भी आपकी एप्लीकेशन डाउन चलेगी। एंड लेटेंसी तो इससे फिक्स हो ही नहीं, है ना। इससे हाँ, अगर आपका सर्वर जेन्युइनली लाइक ओवरलोडेड है तो वो चीजें फिक्स हो गई, बट इससे मोस्ट क्रिटिकल चीजें फिक्स ज्यादा हुई नहीं। अब इसका फिक्स 2 ये है कि आप मैनेज्ड लोड बैलेंसर यूज करो, ठीक है, AWS या Cloudflare टाइप्स से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला जो लोड बैलेंसर है ये आपका सर्वर नहीं है, तो आप एटलीस्ट ये गारंटी कर सकते हो कि ये जो लोड बैलेंसर है ये डाउन नहीं जाएगा। ये मान सकते हो एटलीस्ट, मतलब डाउन तो सब कुछ जा सकता है, बट आप ये मान सकते हो कि ये वाला जो लोड बैलेंसर है ये डाउन नहीं जाएगा। बट स्टिल इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अब नहीं रहा क्योंकि लोड बैलेंसर नहीं है, बट आपको स्टिल एक EC2 का पूल मेंटेन रखना है, तो इसमें लेटेंसी इशू है और इसमें WAF इशू अभी भी है, ठीक है। फाइनली इसका फिक्स 3 क्या है? इसका फिक्स 3 है कि आप अब मैनेज्ड WAF भी इंस्टॉल करो। देखो, एक चीज तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं वो चीज एक्सप्लोर भी नहीं कर रहा कि आपका WAF खुद का है, क्योंकि WAF जो है उसका मोस्टली काम है DDoS अटैक्स को रोकना और बेसिक मतलब SQL वगैरह मैं मान रहा हूं कि आपने कोड ढंग से लिखा है, बट DDoS अटैक्स जो है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है, कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है। इसमें अगर आपको अपनी वेबसाइट DDoS से प्रोटेक्ट करनी है तो आपको एक बड़े प्लेयर को लाना पड़ेगा अपने आगे, बिकॉज DDoS का बाय नेचर ही ऐसा होता है कि यू डोंट नो कि लेजिट ट्रैफिक क्या है और खराब ट्रैफिक क्या है। तो DDoS में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा अगर आइडिया दे पाऊं, यहां पर अगर मैंने स्क्वायर बनाया WAF का, ठीक है, तो DDoS में क्या होता है, आपको एक बड़ा प्लेयर चाहिए जो कि ट्रैफिक को एब्जॉर्ब करे। DDoS में अगर आपको अपनी वेबसाइट अप रखनी है तो आपको ट्रैफिक को हैंडल नहीं करना, आपको ट्रैफिक को एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स जो DDoS अटैक करते हैं वो लोग ऐसे नहीं करते कि पूरी वेबसाइट खोल के ब्राउज करने लग गए नॉर्मल यूजर की तरह। वो बस धाड़ 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 ट्रैफिक आपके पास कंटिन्यूअसली आता रहेगा। उस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए आपको एक प्लेयर चाहिए जिसके पास इतना कंप्यूट हो कि वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए। एंड यहां पर जो है, यहां पर आना पड़ता है बड़े प्लेयर्स को, जैसे Cloudflare या फिर AWS। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार जब बहुत बड़े बड़े DDoS अटैक्स होते हैं, दे कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय सिंगल डेटा सेंटर। तो अगर आपने सपोज सब कुछ यहाँ पर US East 1 में डाला हुआ है, WAF भी अपना, मैनेज WAF, मैनेज लोड बैलेंसर, EC2s, तब भी हो सकता है शायद AWS आपकी वेबसाइट डाउन ले जाए कि भाई हमारे पास इतनी कंप्यूट कैपेसिटी नहीं है। हर्ट्सनर वगैरह तो पक्का ही ले जाएंगे क्योंकि उन पे WAF है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन AWS वगैरह भी हो सकता है ले जाए कि अगर आपके पास बहुत बड़ा DDoS अटैक आया। तो ये भी एक फिक्स है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट अ परमानेंट, अ फूल प्रूफ, अ पीस ऑफ माइंड फिक्स। तो एक पीस ऑफ माइंड जो है वो है ही सिर्फ इस आर्किटेक्चर में जो कि Cloudflare टाइप्स फॉलो करते हैं, या फिर अगर आप Lambda Edge को भी अगर मान लो थोड़ा सा, बट मेरे को Cloudflare के साथ थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो Cloudflare में क्या होता है, Cloudflare में अगर आपने, अब Cloudflare क्या है कि आप इन सर्वर्स के आगे भी लगा सकते हो, विच इज ऑल्सो लाइक सॉर्ट ऑफ सेम चीज, या फिर आप ऐसा वर्कर टाइप मॉडल ही यूज करो जिसमें रिक्वेस्ट नियरेस्ट पे ही जा रही है। तो इसके फायदे क्या है, फायदे मैंने आपको बताया ही थे, फायदे नुकसान थोड़े से बात हमने कर ही ली है। एक तो ये मैनेज सर्विस है, तो कंप्यूट, SSD, नेटवर्क आपको कुछ नहीं हैंडल करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें DDoS प्रूफ है ये सॉर्ट ऑफ। इसका नुकसान क्या है, नेगेटिव पॉइंट मैं लिख देता हूं यहां। इसका नुकसान ये है कि आपका बिल जो है वो भाई बहुत ज्यादा आ सकता है अगर DDoS अटैक हो गया और ये वाला क्लाउड प्रोवाइडर किक इन नहीं करा फॉर एनी रीजन। देखो इनमें क्या होता है, इनमें एक फायदा ये है, सिल्वर लाइनिंग ये है कि यहाँ पर आपकी सर्विस ही डाउन चली जाएगी। आपका DDoS अटैक रुक ही गया, मतलब एक तरह से आपका सर्वर ही अगर डाउन चला गया तो कोई भी एक्सेस नहीं कर पा रहा। यहाँ पर क्या नुकसान है कि आपका सर्वर तो डाउन गया नहीं, लेकिन Cloudflare के पास कंप्यूट इतना ज्यादा बड़ा है, इतनी पावर है उसके पास कि अगर उसने बाय चांस DDoS मोड ट्रिगर नहीं करा फॉर एनी रीजन, कि उसको लगा कि ये लेजिट ट्रैफिक है, तो फिर आपका बिल बहुत जबरदस्त आएगा। और यही इंसिडेंसेस होते हैं, यही कहानी आप सुनते हो वर्सल पे भी, क्योंकि वर्सल का भी सेम आर्किटेक्चर है जो Cloudflare करता है। तो यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट है, बट ये नेगेटिव पॉइंट जो है ये प्रिवेंट हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि DDoS, एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो बहुत मुश्किल है डिस्क्रिमिनेट करना कि लेजिट ट्रैफिक क्या है और खराब ट्रैफिक क्या है। तो इसमें यूजुअली वेबसाइट्स क्या करती हैं Cloudflare जैसी, कि कैप्चा लगा देती है टू ऑल, कि एक वेरिफिकेशन कैप्चा लग जाता है हर
यूजर के लिए कि वो 1 सेकंड के लिए वेट करता है एंड देन क्लाउडफ्लेयर चेक करता है कि वेदर दिस आईपी एड्रेस, ये ब्राउजर, ये इंस्टेंस जो भी है, ये लेजिटिमेट है या नहीं है। तो वो काफी ज्यादा ट्रैफिक वहीं पर रोकने का ट्राई करता है और उसके बाद आगे भेजता है लोगों को। लेकिन अगर ये स्टेप स्किप हो गया बाय चांस, बिकॉज ये ऑप्शनल है, तो फिर आपका बिल हिट होगा। तो यहां पर बस एक ये वाला नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पर अगेन एक और पॉइंट कि लो लेटेंसी है इफ यू यूज वर्कर। ठीक है, वर्कर या जो भी, मतलब अगर आप यही एज कंप्यूट को ही सॉर्ट ऑफ यूज कर रहे हो तो लेटेंसी भी एकदम लो रहती है। ठीक है, तो इसमें देखो यार, बेसिक आइडिया यही है कि आप अगर एक बेसिक सी सर्विस बना रहे हो जो कि डाउन जा सकती है, जो आप सोच सकते हो, जैसे एलएमएस का अगर मैं एग्जांपल लूं कि आपने एक वेबसाइट बनाई जहां पर आप कोर्स वगैरह बेच रहे हो। अगर आप जैसे कोई छोटा क्रिएटर हो जो स्टार्ट कर रहे हो, जो सारी चीजें कर रहे हो खुद से, एंड आपको ठीक है यार खुद से भी करना है, सीखनी भी है चीजें और मतलब करना भी है सर्वर खुद से सेटअप, तो आप ये सब कर सकते हो। अगर आप थोड़े से बड़े क्रिएटर हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं इंडिया के जो टॉप टेक क्रिएटर साइड पे अगर आप देख लो, जो भी बड़ा क्रिएटर है वहां पर, जिनका फोकस मार्केटिंग, कंटेंट, यूजर्स पे ज्यादा है, उन लोगों को अगर एलएमएस बनाना है तो उन लोगों को कोई एक प्रोवाइडर यूज करना चाहिए वो बनाने के लिए। जैसे वर्सल हो गया, या फिर क्लाउडफ्लेयर हो गया, या फिर फर्मियन हो गया। जैसे फर्मियन पे मतलब हम अंडरलाइन टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं, तो आपको भी सॉर्ट ऑफ वो एक सेम एडवांटेज मिल गया, जहां पर आप डाउन टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको ये सब मैनेज भी नहीं करना खुद से, है ना। बिकॉज ये जो इंस्टेंसेज हैं, ये जो सर्वर्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये बहुत ही फ्रेजाइल सेटअप है। तो जो लोग ट्विटर पे बोलते हैं ना कि $5 इंस्टेंस, $20 इंस्टेंस पे आप सारी चीजें चला सकते हो, स्केल इशू है, रिक्वेस्ट पर सेकंड इस सर्वर का इतना ज्यादा है, उसमें बहुत सारे नुआंसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। उन लोगों को ये 3 चीजें से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 3 चीजें देखो, ये एज केसेस ही है सॉर्ट ऑफ। ये है परफॉर्मेंस, एंड यूजर को फर्क पड़ेगा, उनको पता नहीं चलेगा जो डेवलप कर रहा है। वैफ आपको तभी चाहिए जब नीड है, मतलब वही चीज होती है ना कि जब जो चीज जब तक हिट नहीं होती वो आपको फिर फील नहीं होती, तो वैफ भी आपको तभी फील होगा जब आपको नीड होगी। एंड अगेन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तो है ही, तो वो आप प्रिवेंट, वो देखते ही नहीं है लोग कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है एक सिंपल इंस्टेंस। तो होपफुली इस वीडियो से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा बात करते हैं, एंड आपको आई होप समझ आया होगा कि आप जो बिजनेस बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें आपको कैसा सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर चाहिए, कैसी चीज यूज करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।